सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हमारे दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस हैं वो एडअप होके हमें सिंगल सब्सटेंस देंगे तो वो क्या होगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर। सो इस वीडियो के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। देखो, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। और डिकम्पोजिशन में हम क्या कर रहे हैं? उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्लियर। सो बिल्कुल ये अपोजिट रहेगा। ठीक है। जैसे वहां पर क्या था, कॉम्बिनेशन में ए और बी को ऐड करके हमें ए बी मिल रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास ए बी होगा ऑलरेडी और हमें उसको डिकम्पोज करना, मतलब हमने उसको ब्रेक डाउन करना है और हमें क्या मिलेगा? ए अलग मिलेगा और बी हमें अलग मिलेगा। क्लियर। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। सो द केमिकल रिएक्शन in which single substance breaks up into two or more simple substance called decomposition reaction. Clear. Decomposition reaction क्या है? The chemical reaction in which single substance breaks up into two or more simple substance. ये सिंगल है, ये सिंपल है। ठीक है। ओके। हमारा कोई सिंगल सब्सटेंस है, लेट्स से कि ए बी ले लिया हमने, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे? ए में ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। अभी दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। तो बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो होता है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर। तो जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो फिर हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसे कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो अगर हमें उसको ब्रेक डाउन करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वहां पे। क्लियर। सो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन energy is required अब देखो, जो वो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो एनर्जी हमारी हीट एनर्जी भी हो सकती है, जैसे हम बर्नर को ऑन करके नॉर्मल हीट करते हैं तो वो भी हो सकती है। वो हमारी कोई नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट या फिर सनलाइट भी हो सकती है। ठीक है। और वो हमें जो एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है, इलेक्ट्रोलिटिकल भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में हो सकती है लाइट, या तो हम उसको आर्टिफिशियल दे रहे हैं या फिर नेचुरल, दैट इज सनलाइट भी हो सकती है। और उसके अंदर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको हीट प्रोवाइड करा सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर। सो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। क्लियर। तो इसी के बेस पे हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने किया कि वो जो एनर्जी है हमारी हीट के फॉर्म में हो सकती है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है और वो हमारी सनलाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमने जो हमारी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी क्या होंगी? तीन टाइप की होंगी। ठीक है। फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे? फर्स्ट के अंदर करेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एज अ नेम सजेस्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हम जो एनर्जी देंगे किसकी फॉर्म में देंगे? वो हीट की फॉर्म में देंगे। जो हम एनर्जी देंगे किसकी फॉर्म में देंगे? वो हीट की फॉर्म में देंगे। क्लियर। सो द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड
एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जहाँ पे जो हम हीट है किसकी फॉर्म में दे रहे हैं? हीट की फॉर्म में दे रहे हैं। जहाँ पे जो एनर्जी है हम हीट की फॉर्म में दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? आइए इसके एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। देखो कल अगर आपको याद होगा तो हमने कल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की थी। हमने फॉर्म किया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको इसका एक नाम और बताया था, वो था लाइमस्टोन। ये जो स्टोन्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोन का फॉर्मूला क्या है, आपने बोलना है कैल्शियम कार्बोनेट बोलना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे तो कैल्शियम का देखो, किसी भी अगर कार्बोनेट को आप हीट दे रहे हो, किसी भी कार्बोनेट को हीट दे रहे हो तो कार्बोनेट को हीट करने से क्या होता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज क्या होती है? वहाँ से इवोल्व होती है। ठीक है, और साथ में बचा क्या? देखो CO2 तो निकल गया यहाँ से, बचा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। देखो CO2 निकल गया तो एक ऑक्सीजन बच गया ना यहाँ पे, तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे साथ में मिलता है हमें। और कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने आपको एक नाम और बताया था, उसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। उसका कॉमन नेम क्या था? क्विक लाइम था। सॉलिड होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो भी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ ना, ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्ट आते हैं, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको गिवन है, ये लास्ट ईयर्स में आए हैं, वही एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो ऐसे में सोचना कि सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है और हमें याद करने पड़ेंगे ये वाले एग्जाम्पल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम FeSO4। FeSO4 का नाम क्या किया था? सल्फेट। ठीक है, और Fe फेरस सल्फेट। तो क्या हो गया ये? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है ये भी। अब अगर आप इसको हीट करोगे, फेरस सल्फेट को हीट करने में हमें मिलता है Fe2O3, साथ में SO2 गैस और साथ में SO3 गैस। ठीक है, Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अभी नाम याद रख लो, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फेरिक ऑक्साइड नाम आया। SO2 क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। Fe यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 है। सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 2। 1 और 1 यहाँ पे भी कितने हैं? 2। 4 × 2 8 है। ऑक्सीजन तो 3 2 5 और 3 8। तो रिएक्शन क्या हो गया? हमारी बैलेंस हो गया। तो अब फेरस सल्फेट को जब भी आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, साथ में SO2, साथ में SO3। तो एक सब्सटेंस था, ब्रेकडाउन हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए। तो कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर? तो फर्स्ट था कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर रहे हो तब क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्लियर? अगर आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस को अगर आप हीट करोगे, हीट करने पे क्या मिलेगा? हमें PbO मिलेगा। PbO क्या होगा? लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 और O2 मिलेगा। क्लियर? सो जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? PbO NO2 प्लस O2। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 ट्वाइस। ये सोल्ड होगा, PbO। लेड ऑक्साइड भी क्या होगा? सोल्ड होगा। और NO2 क्या होती है? NO2 तो गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन भी गैस होती है। क्लियर? सो लेड नाइट्रेट ये क्या होगा? लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो यहाँ से क्या मिलेगा? NO2 प्लस O2। क्लियर?
देखो इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो NO2 है ना, NO2 कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर, ये याद रखना, जो NO2 का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है ये। क्लियर। सो लेड नाइट्रेट को हिट करेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। क्लियर, ये मिलेगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। तो ये थे थर्मल डिकम्पोजिशन के हमारे 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद कौन सा डिकम्पोजिशन आएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड in the form of light, in the form of light या सनलाइट, बात सेम ही है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर, ओके। इसे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास AgCl है, AgCl। अब AgCl का जो कलर होता है वो क्या होता है, AgCl पहले नाम बता दूं, सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और Cl सिल्वर क्लोराइड। कलर कैसा होता है इसका, सिल्वर वाइट होता है। नॉर्मल वाइट, मिल्की वाइट की मैं बात नहीं कर रहा, सिल्वर वाइट का होता है ये, ठीक है, ओके। AgCl सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जैसे जैसे जो AgCl होता है ना, AgCl को हम नॉर्मल डार्क में रखते हैं, हम उसको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं आने देते, नॉर्मल उसको डार्क में रखते हैं हम, कि लाइट से, सनलाइट से क्या रहे, वो दूर रहे, ठीक है, डार्क रूम में रखते हैं हम उसको। अब होता है कि जैसे वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, सनलाइट के लिए हम H भी लिखते हैं, ये H है, ये न्यू सिंबल होता है ये फ्रीक्वेंसी का, H, ये भी सनलाइट है, H लिखो या फिर आप सनलाइट लिखो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे जो AgCl है, AgCl के अंदर जो हम सनलाइट उस पर जाएगी तो होगा क्या कि हमें यहाँ से Ag मिल जाएगा सेपरेट, और जो Cl2 गैस है यहाँ से वो इवोल्व हो जाएगी, Ag हमें अलग से मिल जाएगा। अब नॉर्मल सिल्वर मिल गया हमें, नॉर्मल सिल्वर का कलर कैसा होता है, Ag का कलर ग्रे कलर होगा, Ag कलर कैसा होगा, ग्रे कलर होगा। रिएक्शन को हम कर लेंगे बैलेंस, ठीक है। अब देखो जो AgCl है, हमें तो AgCl की फॉर्म में चाहिए था, वो जो उसका सिल्वर वाइट कलर है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया जैसे वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आया। तो इसलिए AgCl को हम प्रेफर करते हैं डार्क में रखना, हम उसको बाहर नहीं रखते, नॉर्मल सनलाइट के प्रेजेंस में रखते। जैसे AgCl है वैसे सेम है AgBr, ये भी सॉलिड होता है, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो कलर, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। अब जैसे हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा ये, हमें क्या मिलेगा, Ag मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे, Br2, साथ में क्या मिलेगा हमें, ब्रोमीन मिलेगा। अगेन वही Ag कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है। रिएक्शन कर लेंगे बैलेंस, ब्रोमीन वेपर की फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएगा, इवोल्व हो जाएगा। तो इसका भी येलो कलर कहाँ चला गया, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल हो रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन। देखो H2O तो वाटर हो गया नॉर्मल, अगर हम H2O की बात करें तो ये तो क्या है, वाटर है, पानी है। तो H2O2 क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जैसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ब्रेकडाउन होगा वो H2O में प्लस O2 में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। रिएक्शन को कर देंगे यहाँ पर बैलेंस, क्लियर। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जैसे सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आया तो हमें क्या मिला, वाटर मिला, साथ में O2 मिला, क्लियर। तो इसलिए जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसको भी हम डार्क में रखते हैं, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखते। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा और हमें वाटर देगा, साथ में क्या देगा, हमें O2 देगा, क्लियर। तो ये थी हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, यही हमें याद रखने हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देखो जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन ये,
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन याद नहीं करेंगे, रिएक्शन को बनाने का तरीका देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन किस तरह फॉर्म होती है। देखो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है क्या, those reaction in which energy is absorbed in the form of इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर, ओके। अब देखो होता क्या है कि मैं इसको सेपरेट पेज पे कराऊं क्योंकि इसका एग्जांपल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है। ओके, देखो जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है ना, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। देखो अब अगर हम किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते कि सिंपल हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। होता क्या है कि हमारे पास ना एक ऑपरेटस होता है, ठीक है, और जो वो ऑपरेटस होता है उस ऑपरेटस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को, बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, जैसे हमारे बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, ऐसे यहाँ पे हमारे पे क्या होंगे, दो टर्मिनल होंगे। ऐसे इसके अंदर क्या होंगे, दो टर्मिनल होंगे। क्लियर, ओके। एक को मैंने जोड़ दिया पॉजिटिव से और एक को मैंने कर दिया नेगेटिव से, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर, तो दो टर्मिनल हो गए हमारे, एक पॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया, नेगेटिव। इस पूरे ऑपरेटर्स को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस पूरे ऑपरेटर्स को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। इसको ध्यान से करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोलिटिकल के। ठीक है, तो पूरे ऑपरेटर्स को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देंगे। क्लियर, अब देखो होता क्या है कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अब जैसे आयन होते हैं, नॉर्मल हमें पता है कि आयन दो टाइप के होते हैं। आयन के होते हैं, आयन दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है, कैटायन, और एक हमारे पास क्या होता है, एनायन। कैटायन का मतलब कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज और एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज। कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज और एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इतना पता है हमें। ओके, अब देखो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर एग्जांपल से दोबारा से इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे जाएंगे हम वहाँ पे। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया NaCl, मोल्टन NaCl। देखो मोल्टन का मतलब है, मोल्टन या फिर फ्यूज स्टेट होती है जो सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट। ना ही वो प्योरली सॉलिड है, ना ही वो प्योरली क्या है, लिक्विड है। बट NaCl मोल्टन का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ हमने NaCl लिया है, इसके अंदर सिर्फ NaCl है, इसके अंदर वाटर की एक बूंद भी नहीं है। वाटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तभी हम उसको बोलेंगे मोल्टन। अगर वाटर होगा तब उसको मोल्टन नहीं बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे एक्वस। ठीक है, हमने NaCl मोल्टन लिया है। अब जैसे ही मोल्टन NaCl लिया है, मोल्टन NaCl में हमने क्या करा दिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का नाम है जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करेंगे उसके प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। अब देखो मैं आपको पहले बताता हूँ मैकेनिज्म। जैसे हमने इसके अंदर NaCl डाला, NaCl डालने से क्या होगा, NaCl से हमें दो मिलेंगे, एक हमें पॉजिटिव मिलेगा Na पॉजिटिव, और एक हमें क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा। एक हमें Na पॉजिटिव मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा। क्लियर, अब देखो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाएगा, जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, हमें पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा वो। ठीक है, अब पॉजिटिव का नाम क्या था, कैटायन, तो कैटायन नेगेटिव के पास जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। कैटायन जिसके पास जाएगा दैट इज कैथोड। कैटायन से बना कैथोड, जहां पर कैटायन गया दैट इज कैथोड। ठीक है, अब Cl नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। नेगेटिव क्या था, एनायन था, तो पॉजिटिव को हम बोल देंगे एनोड। पॉजिटिव को हम क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। ठीक है, कैटायन जहां जाता है वो कैथोड होता है, एनायन जहां जाता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो इसका मतलब है कि एनोड पे पॉजिटिव आया और कैथोड पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, ओके। अब देखो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, एट कैथोड, यहाँ पे करते हैं इसको, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है। देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमें पता है कि कैटायन
विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। कैटायन कहाँ जा रहे हैं? कैथोड के पास जा रहे हैं। क्लियर। कैटायन कौन से हैं हमारे? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, देखो Na पॉजिटिव का मतलब क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। Na पॉजिटिव का मतलब क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। अब जैसे ही वो कैथोड पे गएंगे, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। होता क्या है, पॉजिटिव जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहां पर जाकर क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वहां पर जाकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? ये Na, सोडियम बन गया। सोडियम तो क्या होता है? सॉलिड होता है, मेटल है ये तो। ठीक है। तो ये क्या करेगा? डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा? Na डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही वो इसके पास गया, इसके पास जाने से क्या, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या होगा? न्यूट्रल स्टेट में आ गया। और जैसे ही वो न्यूट्रल स्टेट में आया तो यहाँ पे आगे क्या हो गया? वो डिपॉजिट हो गया, इस इलेक्ट्रोड पे आके वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है। अब बोल देखते हैं कि एट एनोड पे क्या होगा? एट एनोड। अब देखो एनोड पे कहाँ कौन जाएगा? एनायन। सो एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। एनायन कहाँ जाएंगे? एनोड के पास जाएंगे। एनायन क्या है हमारा? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो जाकर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। देखो पॉजिटिव भी न्यूट्रल बनेगा, नेगेटिव भी न्यूट्रल बनेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तभी तो जो हमारा सर्किट है, सर्किट कंप्लीट होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सर्किट हमारा कंप्लीट है। ठीक है। तो यहाँ से बना Cl। अब देखो क्लोरीन, पहली बात तो सोडियम Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Cl, क्लोरीन जो है होती है हमारे, Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लोरीन हमें पता है कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब होगा क्या? यहाँ पे एक और Cl नेगेटिव आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये दोनों Cl मिलकर Cl प्लस Cl क्या बना देंगे? Cl2 बना देंगे। और जो Cl2 गैस है ना, वो लिबरेट हो जाएगी एनोड पे। वो गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एनोड आएगा, यहाँ से गैस क्या हो जाएगी? मैं ऐसे दिखाऊं तो इसको, यहाँ से ऐसे Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। क्योंकि सोडियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सोडियम जो भी अगर सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो वो तो डिपॉजिट होगा। बट अगर कोई गैसेस फॉर्म में बनेगा, जैसे क्लोरीन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वहाँ से लिबरेट हो जाएगा, रिएक्शन में से बाहर चला जाएगा, हमारे बीकर में से बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से बाहर चला जाएगा। ठीक है। सो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बन गया। अब सिर्फ Cl तो स्टेबल नहीं है, एक और Cl नेगेटिव आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दोनों Cl मिलकर क्या बना देंगे? Cl2 बना देंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगी? क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं रिएक्शन को लिखूं तो रिएक्शन कैसी होगी हमारी? Na हमें कहाँ मिला? एट कैथोड में मिलेगा हमें, प्लस Cl2 कहाँ मिलेगा हमें? एट एनोड में मिलेगा। Cl2 गैस इवॉल्व होएगी। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, सॉलिड और ये गैस, तो रिएक्शन ये हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये रिएक्शन बनेगी हमारी। बट अगर पेपर के अंदर आया तो हमने ये पूरा सा दिखाना है। वैसे हम इसके बारे में लिखते भी हैं, बट इतना भी करोगे तो बहुत सही है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, एट कैथोड एट एनोड दिखाना है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है। एक इसका और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है हमारा जब हम वाटर का क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं वाटर का, H2O का वाटर का हम क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है। हमने सिर्फ बीकर के अंदर वाटर ही ऐड किया हुआ है और कुछ नहीं है उसके अंदर। हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव को मैंने बताया था, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हम एनोड बोलते हैं। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हम कैथोड बोलते हैं। क्लियर। ओके। अब देखो वाटर है H2O, वाटर का हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस किया। वाटर का हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस किया। अब देखो जो वाटर है, वाटर जानने पे कैसे डिसोसिएट होता है? वाटर से हमें क्या मिलता है? वाटर से हमें मिलता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जो वाटर डिसोसिएट होता है, वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। ठीक है। ओके।
सबसे पहली बात देखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, देखो कैथोड का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के पास कौन जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, एच पॉजिटिव के पास है। कैटायन ही तो जाएंगे कैथोड के पास, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो जैसे एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव जाएगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एच, सिंपल एच हो गया तो एटम हो गया। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस तो H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक और एच पॉजिटिव आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो भी क्या बनाएगा, एच बनाएगा। अब ये दोनों एच मिलकर क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। और H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी कहाँ पर, एट कैथोड पे। H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी एट कैथोड पे, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि H2 एट कैथोड। H2 गैस कैथोड पे क्या हो गया, यहाँ पे वो लिबरेट हो गई है। क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, एट एनोड। एनोड पे कौन जाएगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव। अब देखो जैसे OH नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बना देगा, वो OH बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही और OH नेगेटिव आएंगे, वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और क्या बना देंगे, OH बना देंगे। तो होगा क्या लास्ट में, जब 4 OH मिलेंगे, 4 क्या मिलेंगे, OH मिलेंगे। 4 जब OH मिलेंगे, 4 OH मिलने से क्या होगा, हमें एक H2O मिलेगा और हमें मिलेगा O2। हमें 2 H2 मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। जब 4 OH आपस में एडअप होंगे, एडअप होने से क्या होगा, हमें एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल मिलेगा और 2 H2O मिलेंगे। रिएक्शन का बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पर कितने हैं, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है। तो 4 OH मिलने से क्या होगा, 2 H2O मिलेंगे और साथ में क्या मिलेगा, एक O2 का मोलिक्यूल मिलेगा। O2 का मोलिक्यूल कहाँ पे लिबरेट होगा, एट एनोड पे, ठीक है। मतलब जैसे हम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, वाटर को डिकम्पोजिशन करने पे, वाटर का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करने पे हमें दोबारा से वाटर मिल जाता है कुछ अमाउंट में। मतलब इनिशियली हम ज़्यादा वाटर लेके चलते हैं, उसमें से दोबारा से कुछ हमें वाटर मिल गया और कुछ H2 और O2 की फॉर्म में वहाँ से लिबरेट हो गया। फिर दोबारा से H2O हमने लिया, H2O की फॉर्म में कुछ हमें H2O मिल गया, दोबारा से क्या हो गया, वो लिबरेट हो गया। इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे H2 आएगा और यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहते हो तो सिंपल आप O2 लिख सकते हो। वो O2 कहाँ मिला, हमें एड एनोड में मिला, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दो 2-2। तो कैथोड पे क्या मिला, H2 मिला और एनोड पे क्या मिला, O2 मिला। तो जो कैथोड है, कैथोड पे क्या मिलेगा, यहाँ पे H2 गैस, और जो एनोड है, एनोड पे क्या मिलेगा हमें, O2 गैस। यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, रिएक्शन से बाहर चल जाएगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, गैसेज हैं। क्लियर, ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये होता है कि बताओ हमें किस रेशो में हमें H2 और O2 मिलता है, हमें किस रेशो के अंदर H2 और O2 मिलता है। देखो अगर हम रिएक्शन को देखें, H2 को जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका, तो हमें 2 पार्ट तो क्या मिले, 2 पार्ट तो H2 मिले और 1 पार्ट क्या मिला, हमें O2 मिला। तो जो रेशो होगा, रेशो ऑफ H2 और O2 का, वो रेशो क्या होगा, वो रेशो होगा 2:1। जो रेशो होगा H2 का और O2 का, वो क्या होगा, 2:1 रेशो होगा वो। मतलब हमें 2 पार्ट्स तो क्या मिलेंगे, H2 के मिलेंगे और 1 पार्ट किसका मिलेगा, हमें O2 का मिलेगा। क्लियर, तो ऐसे हमें 2 पार्ट H2 मिलेगा और 1 पार्ट क्या मिलेगा, हमें O2 मिलेगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने किया। तो जो हमारी मेन डिकम्पोजिशन उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला। इसको आपने सही से समझना है, इसका मैकेनिज्म सही से करना है और ऐसे ही आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को करके आना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर।